कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एंड पूरा एक दोहा है। ये कहावतें रियल लाइफ में जस्टिफाई करना और उसे आप सब लोगों तक लाना, ये जस्टिफाई करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग शख्स हमारे साथ आज के इस सेशन में मौजूद हैं। तो वेलकम करिए और कॉन्ग्रेचुलेट करिए गेट कंप्यूटर साइंस 2025 के ऑल इंडिया रैंकर 35 रैंक के साथ रुद्रेश्वर पाल का इस सेशन में। रुद्रेश्वर, वेरी वेरी वेलकम एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हमारे लर्नर्स को पता चले हु यू आर। माय नेम इज़ रुद्रेश्वर पाल। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तमलुक। तो मेरा इस साल रैंक ऑल इंडिया रैंक 35 आया है। लास्ट ईयर मेरा रैंक 1085 था। तो जैसा हमने शुरुआत में बात कही कि ये प्रैक्टिस के थ्रू बार बार प्रैक्टिस के थ्रू कोई भी बहुत नॉर्मल पर्सन भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन 35 रैंक तक भी पहुंच सकता है। रुद्रेश्वर, अपनी जर्नी से शुरुआत से शुरू करके बताइए कि ये गेट के बारे में कब सोचा आपने और क्यों सोचा? कॉलेज के स्टार्टिंग में सर मैं तो जो जॉब के बारे में सोच रहा था, इसीलिए थोड़ा C++, जावा ये सब सीख रहा था। लेकिन थोड़ा दोस्तों से और टीचर लोगों से थोड़ा पता चला कि जॉब मार्केट तो थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा गेट के बारे में सोचा। फिर दोस्तों से पूछा कि कौन सा बैच अच्छा रहेगा, तो दोस्तों ने प्रपोज़ किया कि PW का अच्छा चल रहा है अभी, तो PW का बैच ले लिया। चलिए, तो आपने सोचा कि चलो जॉब मार्केट अच्छा नहीं है तो इधर आते हैं और इधर एकदम मचा देते हैं, फोड़ा-फाड़ी कर देते हैं। पहले स्टार्टिंग में दिक्कत होता था। हाँ। उतना सोचा नहीं था कि पहले ही उतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ा। फिर जब टेस्ट सीरीज़ देना शुरू किया, फिर तो 45 ऐसा कुछ मार्क्स आता था। फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ। It brings me again back to the very first line, practice makes the man perfect. Of course you are one of the biggest example currently जो ये justify कर रहा है कि शुरुआत बहुत लो रही, 40-45 मार्क्स आने से लेके देन 90s तक टच करना, 89-85 मार्क्स तक लेके आना, इट्स अमेजिंग। तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, भरोसा था नहीं, अपने आप पे भरोसा था शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा या इतना अच्छा रैंक मुझे आ जाएगा, जब आपने शुरू किया था तब? सर मेरे को पता है कि मैं अगर कोई भी काम अच्छे से करूँगा ना, तो कर सकता हूँ सर। तो सेल्फ बिलीव हाँ, था। सेल्फ बिलीफ था। और आपके अलावा कोई ऐसा था फैमिली में या फ्रेंड्स में जिसे भरोसा था कि ये लड़का कुछ अच्छा करेगा? हाँ, दोस्तों ने तो पहले से ही बोला था कि तू कर पाएगा, और फैमिली का भी सपोर्ट था पहले से ही। तो उन्हें पता था कि कुछ कर ही लेंगे। हाँ। ग्रेट, हमें भी पता था। जब हम आपसे थ्रू आउट द ईयर बातें करते थे, वी न्यू यू विल मेक इट एंड यू डिड इट। शुरू आपने कहा कि शुरुआत की थर्ड ईयर में, आप जब थे लास्ट ईयर, आपने गेट लिखा, 1000 रैंक आया। वहाँ वर्सेस ये प्रिपरेशन क्या गैप था? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने पहली बार अपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में अटेम्प्ट किया होगा और वो रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रैंक इंप्रूव करनी है अपनी। क्या डिफरेंस रहा पिछले साल की प्रिपरेशन में और इस साल की प्रिपरेशन में, और इतना बड़ा गैप जो आपने कवर किया है उसकी जर्नी के बारे में बताइए। सर लास्ट ईयर मेरा कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था। कंप्यूटर नेटवर्क को थोड़ा बड़ा होता है, और DBMS, और थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथ, ये लास्ट ईयर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस साल वो पहले मैं CN DBMS और मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट किया। उसमें 4 महीने लग गए सर, फरवरी के बाद। उसके बाद मैं रिवीजन करता रहा और थोड़ा PYQ फिर भी करना पड़ा मेरे को। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लगाता रहा, एनालिसिस करता रहा कि कौन सा मेरा अभी भी ड्रॉबैक है, वो सुधारा और अच्छा रिजल्ट आ गया सर। तो आपका कहना है कि पिछले साल कोर्सेस सारे कंप्लीट नहीं हुए थे। हाँ। प्रैक्टिस में या कहीं कंसेप्चुअल थोड़े थोड़े और गैप्स जो बचे थे, आपने उन पे काम किया एंड देन यू कुड मेक अ बिग डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। तो जैसा आपने कहा कि आपने सारे कोर्सेज पहले फिनिश किए, देन PYQ फिर से लगाए ताकि आप वापस से टच में आ पाएँ कोर्स के। ऑफ कोर्स 2 साल 1.5 साल अगर आपका हुआ है कोर्सेस पढ़े हुए, तो वापस टच में आना थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपने टेस्ट लिखना शुरू किया, आपने कब टेस्ट लिखना शुरू किया इस साल के लिए? पहले तो सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज रहता है, वो मैंने जुलाई में स्टार्ट कर दिया था। वो 2-3 महीने रहा।
फिर अक्टूबर से फुल लेंथ जो 1 हफ्ते अंतर अंतर होता है वो मैंने स्टार्ट किया। और जो फुल लेंथ आपने लिखना शुरू किया था तो पहले फुल लेंथ टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? इस साल पहले फुल लेंथ में 62 के लगभग। आए थे। 62 हाँ। तो ऐसा नहीं लगा लास्ट ईयर भी जब शुरू किया था या गेट में मुझे 60 मार्क्स आए हैं, वापस मैं तो शुरुआत से ही शुरुआत कर रहा हूँ, इतना मेहनत किया फिर भी 62 पे ही हूँ, क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? थोड़ा तो सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद मैंने और थोड़ा रिवीजन अच्छे से किया कि मैं देखता रहा कि टेस्ट सीरीज़ में कौन सा क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो रहे हैं, उसी को मैं फिर से रिवाइज़ करता रहा और कर दिया सर। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको भी और हमारे लर्नर्स को भी कि टॉपर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या उनमें कोई कमी रहती है तो उसको लेके नहीं बैठते हैं, वो उन्हें नहीं पता चलता है, बट वो एक नेचुरल एबिलिटी होती है उनकी कि वो फोकस करते हैं कि कमी को सुधारे कैसे। और जो टॉप नहीं करना चाहते ऑटोमेटिकली या जो एक्सक्यूज़ बनाना चाहते हैं, उनका एक नेचुरल एबिलिटी होता है कि वो परेशानियां गिनते हैं, मुझे ये परेशानी है, और सबको पूछते हैं, सॉल्यूशन पे काम नहीं कर पाते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप बेहतर करें, कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आपको अपनी कमियां जो हैं उसको पकड़ के समझ के और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रुद्रेश्वर ने कहा 60 से लेके फिर 80, 88, 89, 89 आया था। 89 आया एंड देन नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइज कुछ के अभी बाद थोड़ा हाँ 85.46। 85.46 हुआ। तो 89 मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई मीन मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि गेट जैसा एग्जाम जिसमें आप 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस पढ़ के समझ के इतना फुल कॉन्सेंट्रेट करके 80+ अगर स्कोर कर पाते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और आप 89 लेकर आ रहे हैं। आपने ऐसा कुछ टारगेट सेट किया था मैक्सिमम कि मुझे 80+ लाना है या 70+ ऐसा लाना तो है, ऐसा कुछ सर भी? कुछ टारगेट नहीं था, कोई अच्छे कॉलेज मिल जाए एमटेक के लिए। मेरे को तो सर एमटेक ही करना था, पीएससी के लिए नहीं सोचा था अभी जॉब के लिए। फैमिली में भी बोल दिया था कि मैं तो हायर स्टडीज़ करूँगा, और फैमिली ने भी बोला है कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तुम्हारा जो मर्जी वो करो। तो कोई कॉलेज चाहिए से अब कोई भी मिल जाएगा, कैसा एकदम फील हो रहा है? शिफ्ट हो गया एक एक सिंगल डे, सिंगल मिनट में पूरा परसेप्शन चेंज। कुछ भी नहीं थे, अब ऑल इंडिया रैंकर हैं, सारे कॉलेजेस हमें इनविटेशन भेज रहे हैं, आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, सारे बड़े कॉलेजेस इनविटेशन हमें भेजेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, आप प्लीज़ आइए हमारे यहाँ पढ़िए। कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह आज ही दोस्त से बात हुई, दोस्त भी आईआईटी जैम में अच्छा रिजल्ट किया है। ग्रेट। तो कह सकते हैं कि आपके अराउंड जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको मोटिवेट करते हैं हाँ सर, कि वो फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और कॉलेज में भी एक साथ दोस्त के साथ ही प्रिपरेशन करते थे। दोस्त भी बहुत सपोर्ट किया सर, कोई भी डाउट होता था दोस्त भी मुझसे पूछता था, मैं भी दोस्त थे वो डिस्कस कर लेता था। तो कहा जाता है जनरली कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड यू। यस तो सर, आपने एब्सोल्युटली। एक अच्छे मेहनती और एकदम विजनरी लोगों के साथ रह के और ये सब अचीव किया है। देख सकते हैं, देखो कि दोस्त आपको खाली डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप वाइजली चूज़ करिए आप किसके साथ रहेंगे जहां आपको लर्निंग मिल सकती है। एक बहुत ही अच्छे शख्स, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों से सीखा हूँ सर ज़िंदगी में, एक बुक्स पढ़ के और दूसरा लोगों से बातें करके। तो आप अपने अराउंड ऐसे लोगों से बात कीजिए, ऐसे लोगों से एक कनेक्शन बनाइए जो आपको सिखाएं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, चाहे वो लाइफ के गुण हो या फिर डाउट्स के सॉल्यूशन हो, बट आप ज़रूर ऐसा करिएगा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों का क्वेश्चन आता है कि ये जो लंबी जर्नी होती है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कंसिस्टेंसी का। हम एक दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, अगले दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे 5 आवर्स। तो ये जो बहुत हाई फ्लक्चुएशन आता है, इसको आपने कैसे कोप अप किया? कैसे आप अपनी पर डे स्टडी कंटिन्यू कर पाए और कैसे आप कंसिस्टेंट रह पाए सेकंड प्रिपरेशन के दौरान? सर कॉलेज जाना पड़ता है, तो मैंने एक लेक्चर देखता था 2x पे, क्योंकि मेरा थोड़ा हुआ था। मैं 2x पे देखता था, उसका थोड़ा रिवीजन करता था, और पुराना दूसरा सब्जेक्ट भी पैरेलली रिवीजन करता रहा, क्योंकि जो 8-10 सब्जेक्ट पूरा याद रखना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था उसके लिए, और थोड़ा रिवीजन करता था। मेरा खुद का नोट्स लिखा हुआ था,
और मैं लास्ट 2 महीने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था सर, उसके थ्रू रिवीजन करता रहा। तो आपने पर डे कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी की होगी ऑन एन एवरेज? एवरेज सर 3 घंटा लेक्चर देखता था और 2 घंटा रिवीजन के लिए कॉलेज के साथ में? कॉलेज के साथ। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कॉलेज भी है, उनके असाइनमेंट्स भी हैं, लैब वर्क भी होता है, फिर उसके साथ साथ फिजिकल मेंटली ऑफ कोर्स थकान होती है, और फिर ये 5 घंटे की इतनी पढ़ाई भी है, तो मैं बर्नआउट हो रहा हूँ या थक गया हूँ समथिंग, कभी ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसा तो सर फील नहीं हुआ था, क्योंकि कॉलेज के बाद मैं रूम में आके फिर खेलने जाता था, 2 घंटे खेलता था वहाँ वहाँ पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आके पढ़ाई करता था और 11-12 बजे तक सो जाता था और फिर नेक्स्ट डे। हमारे अभिषेक शर्मा सर ना एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मेरे को हर बार याद आती है कि टॉपर्स जो है ना, उनके पास टाइम निकल ही जाता है, वो कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये बात सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉलेज 2 घंटा खेलना, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल दोस्तों के फुटबॉल, साथ। ओके, तो 2 घंटा खेलने के लिए और फिर 5 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकल जाते हैं। रील्स देखने का कब टाइम मिलता है? रील्स सर वो खाने वक्त 1-2 मिनट। देखो, टॉपर्स भी रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं ताकि एंटरटेनमेंट बना रहे, पर दिन भर नहीं देखते हैं। बस यही डिफरेंस है, दिन भर पढ़ाई करनी है, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, चलेगा, इट्स ओके। हम लोग भी एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट वीडियोस या कॉमेडी वीडियोस, क्रिकेट एट्सेट्रा को फॉलो करते हैं, बट उसका एक ड्यूरेशन फिक्स होता है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है डिस्ट्रैक्शन का। जैसे आपने कहा कि रील्स खाने के टाइम पे देखा, तो रील्स देखते देखते इतना डूब गए कि वहाँ खाने की टेबल पे 1 घंटा निकल गया, या कोई वीडियो देखने लगे, मोटिवेशनल वीडियो है, या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स का वीडियो है, या कॉमेडी वीडियो है, या कोई मूवी का एक क्लिप देख लिया, कॉमेडी क्लिप समथिंग, वहाँ से यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस आते रहे, गाने सुनते रहे। ऐसा कभी कुछ हुआ, या होता था तो कैसे वापस आते थे आप? सर मैं तो हफ्ते में 1-2 मूवी भी देखता था, और आप लोगों का जो मेंटरशिप सीज़न रहता है वो भी, मतलब क्या चल रहा है बाहर गेट में, वो कैचअप करने के लिए वो भी देखना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं देखता था सर, और सोने के टाइम 30 मिनट्स देखता था। पर जैसे आपने मान लो ऐसा कुछ सेशन देखने के लिए स्टार्ट किया, देन वहाँ से फिर और रिकमेंडेशन आए, फिर उस पर क्लिक किया, और रिकमेंडेशंस आए, फिर उस पर क्लिक किया, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि ऐसा आप डूबते गए एंड आपका टाइम पास हो गया, जो पढ़ाई का टाइम आपने डेडिकेट किया था वो चले गया हो? नहीं सर, मेरा तो कुछ पहले से फिक्स रूटीन था कि मैं आज ये करके ही सोना है। अगर थोड़ा सपोज़ 30 मिनट हम रील्स देखते रहे, वो थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया, तो बोलता कि खुद से बोलता था कि अभी तो ये समय नहीं है, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो रील्स देखना। मतलब नींद ज़रूरी है हाँ। कि इतना नींद तो चाहिए ही चाहिए। इंजीनियर्स को वैसे भी नींद और खाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। फूड दो, नींद दो, खुश हो जाते हैं। तो नींद इतनी ज़रूरी है, तो हाँ। उसके पहले ये चीज़ फिनिश करके ही सोना है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा है। लर्नर्स जो इस बात को सुन पा रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस यहाँ से रुद्रेश्वर के डिस्कशन से निकल के आ रही है कि आप लोग अगर मेंटली रेडी हैं कि नहीं मुझे इतना करना है, ये करके ही सोना है, तो फिर वो जो जज्बा है आपके दिमाग में, वो इग्निशन है, वो आपको कंसिस्टेंट भी रखेगी, डिसिप्लिन भी रखेगी। बचपन से ही आप इतना डिसिप्लिन्ड है? बचपन में तो सर उतना डिसिप्लिन नहीं था, खेलना बहुत ज़्यादा, खेलना बचपन में बहुत ज़्यादा खेलता था मैं। तो आप बचपन से उतने स्कॉलर नहीं रहे, नहीं, टॉपर नहीं नहीं रहे रहे। क्लास में? फिर ये हैबिट कब चेंज हुई, इंजीनियरिंग में आके? हाँ, दोस्तों ने जो करता था मैं वही करता था। दोस्त खेलने जाता हूँ, दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ। नाइस। तो ऐसे दोस्त मैं चाहूँगा, मैं विश करूँगा कि भगवान सबको दें, कि आपको मोटिवेट भी करें, आपकी एंटरटेनमेंट करें, आपके साथ में खेलें, मस्ती करें, बट साथ ही साथ आपको ऐसा इतना अच्छा रैंक लाने के लिए मोटिवेट भी करें। आई होप कि आपके जो दोस्त हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, और अच्छा अचीव कर चुके भी होंगे शायद। दैट इज़ ग्रेट। फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो हैं उनके और यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। हम कंसंट्रेट करते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। नोटिफिकेशन आ गया फ़ोन का तो वहाँ देखने लगते हैं, दोस्तों से बातें करने लग गए, कुछ और दिमाग में आ गया वो करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं एक काम करने बैठता हूँ, हाफ एन आवर किया, कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, और कुछ आ गया दिमाग में कि अरे ये भी तो काम बचा हुआ है, तो वो कर लेते हैं चलो। कॉलेज का कुछ असाइनमेंट पेंडिंग है या लैब वर्क पेंडिंग है, तो ये
आपका टाइम मैनेजमेंट फिक्स था कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं ये पहले पढ़ाई करूँगा ही, या फिर ऐसे ये कंटेक्स्ट स्विच होता रहता है वर्क के बीच में? जो काम फिक्स है, सपोज़ कॉलेज का असाइनमेंट, वो मैं पहले ही करके रख देता था, क्योंकि वो गेट के प्रिपरेशन में वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। बस तो आप बस, अब हाँ। मतलब अगर कुछ भी अपकमिंग है, कॉलेज का है, तो हाँ, उसे पहले फिनिश कर लो, हाँ, ताकि गेट एकदम सेपरेटेड हाँ, रहे। सेपरेट। पर अगर बाय चांस आप भूल गए या कुछ ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ आया, तो फिर ऐसे बार-बार कंटेक्स्ट स्विच कभी हुए ऐसे? नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो दोस्त लोग सर बहुत हेल्पफुल हैं मेरे, बहुत हेल्प तो करते आपका हैं। असाइनमेंट वो लिख देते थे? हाँ, नाइस। एंड देखो, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से और टू प्रपोज और सपोज कि ऐसा करें, बट स्टिल अगर आपके दोस्त लोग हेल्पफुल हैं तो आपको कहीं ना कहीं छोटी प्रॉब्लम से निकाल ही सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम एक सबसे बड़ा ब्लॉकर आता है। गेट एग्जाम के पहले वाली सेमेस्टर एग्जाम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो एग्जाम के जस्ट पीक प्रिपरेशन टाइम में आता है। मई जून वाला फिर भी स्टूडेंट थोड़ा हैंडल कर सकता है, बट जो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, इमोशनली थोड़ा वीक होता है, उसके लिए गेट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए 20 डेज़ 30 डेज़ निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आपके लिए कैसा रहा वो टाइम? सर एग्ज़ाम के टाइम में भी मैं गेट के लिए जस्ट रिवीज़न करता था और कुछ क्वेश्चन देख लेता था, और सेमेस्टर के 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करता था सेमेस्टर के लिए। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब सेमेस्टर एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो गया मेरा? नहीं, नहीं। सेमेस्टर के टाइम में मैं सर ज़्यादा रिलैक्स करता था, क्योंकि और जब गेट का प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करता था फिर से, तो ज़्यादा बूम मिले मेरे को। तो आपको लगता है ये सब तभी मुमकिन है जब आप गेट की प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए वो पहले से बिफोर हैंड रख लो, हाँ, हाँ। कि अब फिर हम निश्चिंत है, चलो थोड़ा ही कुछ बचा है, हाँ। ये सेमेस्टर एग्जाम के बाद फिनिश कर लेंगे। हाँ। सो आप सब लोग इस बात को सुन लीजिए कि अगर आप सेमेस्टर में हैं, कॉलेज में हैं, सेमेस्टर एग्जाम आएगी और वो आपका टाइम लेगी, पर वो टाइम मैंडेटरी है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपनी गेट के रिजल्ट में अच्छा कर लोगे और सेमेस्टर में फेल हो जाओगे, अच्छा रैंक नहीं, CGPA नहीं बना पाओगे, तो फिर आपको एमटेक एडमिशन के टाइम पे ट्रबल होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आप बिफोर हैंड जितनी जल्दी हो सके सब कुछ फिनिश कर लीजिए, ताकि फाइनल में जब आपके नवंबर, दिसंबर में भी, जनवरी में भी सेमेस्टर एग्जाम भी आती है, तो आपका गेट प्रिपरेशन एकदम शांत रहे। एग्जाम के एक दिन पहले क्या कर रहे थे आप? मैं तो सर सो रहा था। देख सकते हो, देखो ये सेमेस्टर एग्जाम से गेट एग्जाम बहुत अलग है। एग्जाम के लास्ट वीक क्या माहौल था दिमाग में, क्या हलचल चल रही थी? सर मैं एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले टेस्ट सीरीज़ देना बंद कर दिया था, सिर्फ़ रिवीज़न करता रहा। लास्ट वीक? हाँ, लास्ट वीक पे। और कुछ दिमाग नॉर्मल हो रहा था या ज़्यादा पीक पे प्रेशर था, कैसा फील प्रेशर हो तो रहा था? थोड़ा था पहले, ठीक है, फिर से उसके बाद रिवीज़न जब पूरा होने लगा सब्जेक्ट वाइज़, उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया, और एग्ज़ाम के दिन सुबह उठ के एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा टेंस हुआ था, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन नहीं बने थे। दोस्तों से भी पूछा, दोस्तों ने भी बोला कि थोड़ा हम लोगों का भी पेपर थोड़ा टफ था। उसके बाद एग्ज़ाम के देने के बाद 1 महीना घर चला गया कॉलेज से, रिलैक्स किया, फिर रिज़ल्ट आया तो देखा कि 89 मार्क्स आ रहा है। ग्रेट। तो एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ रिलैक्स्ड, हाँ, मेंटली रेडी होने मेंटली के पूरा लिए। रेडी होना है। ग्रेट। चलिए, तो ये तूफान के पहले की शांति थी, जो तूफान आपने अपने अराउंड क्रिएट किया है 89 मार्क्स लाके, ऑल इंडिया रैंक 35 लाके, दैट इज़ रियली गुड। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पेरेंट्स उन्हें पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 35 आई है? पेरेंट्स तो बहुत खुश है, भाई भी खुश है, वो पूछ रहा है कि IISc मिलेगा कि IIT बॉम्बे मिलेगा। ग्रेट, सब कुछ मिल जाएगा। अब तो जिस जगह आप हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा, वो कॉलेज आपका हो जाएगा। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 1000 रैंक इन थर्ड ईयर, आपने उसे ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया ऑल इंडिया रैंक 35 तक। इस जर्नी में आपने अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स होते हैं प्रिपरेशन में, बट आपने जैसा कहा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। PW के साथ की जर्नी आपकी कैसी रही? PW के साथ तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं श्रेष्ठ बैच में था और 2 ईयर का बैच था। उसके बाद एक रैंकर्स क्लब जो PW ने लॉन्च किया, उसमें भी मैं एनरोल हो गया। एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद एंट्री मिलती है, और उसमें 1:1 मेंटरशिप भी रहता है। आपसे भी बहुत बार बात हुई, अभिषेक सर से भी बात हुई बहुत बार,
और सर आप लोगों ने जो टिप्स दिया था वो बहुत हेल्पफुल रहा रिवीजन के वाइज, और जो डाउट रहता है वो भी सॉल्व हुआ। रैंकर्स क्लब वर्सेस बाकी के जो भी ओपन ग्रुप्स एक्सेट्रा टीचर्स के या कहीं भी होते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगा कि हमें क्या एक्सक्लूसिव मिल रहा है उस रैंकर्स क्लब में? रैंकर्स क्लब में सब सारे ही बच्चे टॉपर हैं, वो जो डाउट भी पूछते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो मेंटरशिप सेशन जो आपके वीकली बेसिस पे होते थे, वहाँ से कितना हेल्प हुआ? वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल मिला, और सर लोग मतलब जो बात करते हैं वो सर अगर कुछ पूछते हैं तो बहुत बढ़िया से 10-15 मिनट लेके समझाते हैं सर लोग। चलिए, आई रिमेंबर एक मेंटरशिप सेशन जो है बिफोर एग्ज़ाम वन ऑन वन भी आपसे भी Zoom बात पे हुई थी, हुआ था। हाँ। एग्जैक्टली तो काफ़ी सारे पॉइंट्स वहाँ से आई गेस क्लियर होते हुए दिखे होंगे आपके। एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ वहाँ से। यस जो सर। रैंकर्स क्लब के बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये बहुत सीरियस है, इसे हमें थोड़ा और ग्रूम करना चाहिए, ही कैन मेक अ डिफरेंस। as far as I understand, yes, you made difference. आर एफर्ट ऑफ कोर्स इतना होता है, बट बच्चे का ज़्यादा होता है। हम हमेशा, आप लोग बोलते हैं सर क्रेडिट आपका है एट्सेट्रा, बट हमेशा मेरा कहना ये होता है कि हम मेहनत सबके लिए करते हैं, सारे बच्चों के लिए करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के और मेहनत कर सकते हैं, कर लेते हैं, वो डेफिनेटली ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं जो इतना इतना ज़्यादा बड़ा होता है अपने आप में कि आप रियलाइज़ नहीं कर सकते। अभी आप आफ्टर 2-4 ईयर्स आपको रियलाइज़ होगा कि यस, यू मेड अ बिग डिफरेंस इन योर ओन लाइफ। फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए, आपके टैग के लिए, आईआईएससी या आईआईटी या जहाँ भी आप जाएंगे उसके लिए। दैट्स ग्रेट। रुद्रेश्वर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हमारे एस्पिरेंट्स को मिली। एक लास्ट एडवाइस कोई भी गेट एस्पिरेंट के लिए अगर आप देना चाहें, चाहे वो सीएस का हो, डीए का हो या कोई भी ब्रांच का हो, तो वो क्या होगी? तो जल्दी स्टार्ट करना है और रिवीजन कॉन्सिस्टेंटली करते जाना है। सब्जेक्ट भी ख़त्म करना है और रिवीजन पैरेलली करते रहना चाहिए। चलिए, तो अर्ली स्टार्ट, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप रिलैक्स मोड में सब कुछ फिनिश भी कर पाएंगे। पर डे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बर्नआउट नहीं होगा, प्रेशर फील नहीं करेंगे, और कंसिस्टेंटली आप रिविजन करते जाइए, लर्निंग करते जाइए। जैसा कि रुद्रेश्वर ने बताया, आप सब लोग इनकी एडवाइसेस को, और जो आपके टीचर्स आपके अराउंड आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं, उन्हें फॉलो करते रहिए। होपफुली आप ऐसी ढेर सारी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में और ऐड ऑन करते जाएंगे। एक माइलस्टोन जो आपकी लाइफ में ऐड हुआ है, यहाँ से और बहुत सारे माइलस्टोन आपकी ज़िंदगी में आते रहें, आपका जो तरक्की का ग्राफ है ऊपर ऊपर जाता रहे, ऐसी हमारी विशेष हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। फॉर ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।